नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट वीवीआर मिसाइल को लेकर, और अभी हम भारत की फ्यूचर वीवीआर मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक आप सब जानते हैं कि डीआरडीओ की तरफ से अभी जो इंडिजिनस वीवीआर मिसाइल्स को डेवलप किया जा रहा है उनको अस्त्र सीरीज की मिसाइल कहा जाता है। इनमें अस्त्र मार्क 1 जो है उसको ऑपरेशनल किया जा चुका है और रिसेंटली अभी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को टेस्ट किया जा चुका है। अब कुल मिलाकर अभी अस्त्र सीरीज के अंदर 4 वीवीआर मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें से 3 रडार गाइडेड वेरिएंट और 1 इनफ्रारेड गाइडेड वेरिएंट होने वाला है। इसमें से अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 वेरिएंट जो होंगे वो रडार गाइडेड वेरिएंट होंगे और अस्त्र आईआर की बात करें तो एक हीट सीकर वेरिएंट होने वाला है। इसमें से अस्त्र मार्क 1 की रेंज आप सभी जानते हैं जो कि 110 किलोमीटर के आसपास क्लेम किया जाता है। इसके बाद अस्त्र मार्क 2 की रेंज की बात करें तो इसका रेंज भी करीब 160 से 180 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है। और इसके बाद अगर अस्त्र की मार्क 3 मिसाइल की बात करें तो इसका रेंज 340 किलोमीटर से ज़्यादा होने की बात की जाती है। इनमें से जो मार्क 3 वेरिएंट है उसमें रैमजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और इसको काइंड ऑफ मेच्योर मिसाइल के साथ कंपेयर भी किया जा सकता है, जिसे काफी लंबी दूरी से हम लोग फायर कर सकते हैं और दुश्मन की एरियल टैंकर्स को या एवेक्स को निशाना बना सकते हैं। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से भी फिर से एक और नई वीवीआर मिसाइल को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसका नाम अभी तक ऑफिशियली तो बताया नहीं जा रहा है, लेकिन इसकी रेंज की बात करें तो करीब 280 किलोमीटर उससे ज़्यादा होने की बात डीआरडीओ की तरफ से कहा गया और ये भी एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल होने वाली है। अब आप सब सोच सकते हैं कि अभी तो हम अस्त्र सीरीज की मार्क 3 वेरिएंट को बना रहे हैं जिसकी रेंज 340 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाला है और अभी हम अस्त्र मार्क 2 को भी डेवलप कर रहे हैं, उसकी रेंज 160 से 180 के आसपास होने वाले। तो अभी एक और सेम स्टैंडर्ड की मिसाइल को डेवलप करने की क्या ज़रूरत है जो कि अस्त्र मार्क 3 स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस को मैच कर सकता है। इसके पीछे कारण ये कि जो रैमजेट मिसाइल्स होते हैं ये भले ही 340 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज को हमको प्रोवाइड कर सकते हैं और इनकी परफॉर्मेंस को भी कोई सॉलिड फ्यूल मोटर जो है वो मैच नहीं कर सकता है, लेकिन ये थोड़े महंगे पड़ते हैं, थोड़ा नहीं बहुत महंगा पड़ता है, जो कि उस वजह से अभी इसके कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन को यहाँ पे तलाश करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि सेम रेंज को तो प्रोवाइड करेगा लेकिन कॉस्ट के हिसाब से हमको थोड़ा कम पड़ेगा। इसी वजह से डीआरडीओ की तरफ से अभी एक नई मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है जो कि सॉलिड फ्यूल को बेस करके डेवलप किया जाएगा ताकि इसे सस्ता बनाया जा सके। लेकिन इसके लिए डीआरडीओ की तरफ से भी एक नई टेक्नोलॉजी को और प्रोपल्शन सिस्टम को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें डीआरडीओ की तरफ से भी एक मल्टीपल्स मोटर को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें एक बार में हम लोग 3 से 4 पल्सेस को डिलीवर कर पाएंगे। अब अस्त्र मिसाइल की जो मार्क 2 वेरिएंट है उसमें हम डुअल पल्स मोटर का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन डुअल पल्स मोटर के साथ हम मैक्सिमम 200 किलोमीटर के आसपास की रेंज को हासिल कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा रेंज को अभी अचीव करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से मल्टीपल्स मोटर को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। अब जिन लोगों को ये पल्स वाला सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है तो आप सभी ने देखा होगा जब भी मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने के बाद इसका बूस्टर सेक्शन ऑन होता है, क्योंकि आगे चल के मिसाइल को धकेलने की कोशिश करता है और इसमें इन्फिनिट फ्यूल तो होता नहीं है और ये मैक्सिमम 15 सेकंड से लेके 25 सेकंड तक एक्टिव होता है, जो कि मिसाइल को उसकी इनिशियल स्पीड से लेके जो मैक्सिमम स्पीड होता है वहां तक पहुंचा देता है, जिसके बाद जो मिसाइल होता है उसी को बेस करके आगे बढ़ता है। अब डुअल पल्स मोटर में होता क्या कि जब इनिशियल बूस्टर खत्म हो जाता है, यानी कि 15 से 25 सेकंड के बाद जब इसका इनिशियल बूस्टर कंप्लीटली ब्लीड आउट हो जाता है और मिसाइल को अपनी रिक्वायर्ड स्पीड तक पहुंचा देता है, इसके थोड़े समय बाद इसका दोबारा जो है बूस्टर सेक्शन चालू होता है, जो कि इसका डुअल पल्स मोटर एक्टिव होता है और फिर से इसको स्पीड प्रोवाइड करेगा। इस वजह से जो डुअल पल्स मोटर वाले मिसाइल होते हैं इनकी रेंज सिंगल पल्स मोटर वाले मिसाइल से थोड़े ज्यादा होते हैं, लगभग 2 गुना के आसपास होते हैं। और अभी हमारी जो अस्त्र की मार्क 2 वेरिएंट बनाया जा रहा है उसको भी इसी प्रिंसिपल को बेस करके बनाया जाने वाला है। लगभग सेम तरीके की टेक्नोलॉजी को चाइना की PL-15 मिसाइल में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ जिस नई मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है उसका बूस्टर पाथ में करीब 3 से 4 बार एक्टिव होना चाहिए, यानी कि मिसाइल को बूस्ट करना चाहिए, जो कि हमको 280 किलोमीटर के आसपास की रेंज को हासिल करने में मदद कर सकता है और इतना ज्यादा डिस्टेंस देने में हमको मदद करने वाला है। और डीआरडीओ के मुताबिक ये हमको हमारे रैमजेट सीरीज के मिसाइल के मुकाबले करीब 50% के आसपास सस्ते पड़ने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तरफ से। वैसे अभी इसको 2027 तक पूरी तरीके से डेवलप करने का प्लान किया गया था, जिसको इनिशियली तो हमारी रशियन ओरिजिन Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
अब पहले तो इनको सिर्फ इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए इंडक्ट करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इसको नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में भी शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। ये तब हुआ जब एचएएल की तरफ से इसके एक स्पेसिफिक मैरीटाइम वेरिएंट को डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया था। तब से नेवी की तरफ से भी इसमें एचएएल को सपोर्ट किया जा रहा है और अभी बताया जा रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक इनको आगे चल के ऐसे करीब 14 हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ने वाली है। अब इनिशियली इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से इन हेलीकॉप्टर्स को फॉरेन कंपनियों से सीधे खरीदने का प्लान किया गया था और इसके लिए टेंडर को भी वहां पे फ्लोट किया गया था, जिसमें एयरबस की तरफ से उनकी H225 हेलीकॉप्टर को और कामोव की तरफ से उनकी K-32A11M हेलीकॉप्टर को ऑफर किया गया था। लेकिन बाद में रशिया इस टेंडर से पता नहीं किस वजह से पीछे हट गया था, तो वहां पे एक सिंगल वेंडर सिचुएशन क्रिएट हो गया था, जिस वजह से इस टेंडर को कैंसिल करना पड़ा था। इस वजह से अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ये फैसला किया जा रहा है कि अभी वो फॉरेन हेलीकॉप्टर के बदले सीधे हमारी इंडिजिनस हेलीकॉप्टर की अपनी सर्विस में शामिल करने वाला है और इंडियन मेड हेलीकॉप्टर्स को आगे चल के ही इंडियन कोस्ट गार्ड में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। और इसके लिए वो अभी एचएएल के साथ इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की मॉडिफाइड वेरिएंट को डेवलप करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगला अपडेट नोतम वार्निंग को लेके। अब जब भी हम नोतम वार्निंग के बारे में बात करते हैं तो मैक्सिमम इसको ओडिशा के बालेश्वर के आसपास ही इशू किया था, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम टेस्टिंग एक्टिविटी होती है वो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के आसपास ही कंडक्ट किया जाता है। लेकिन इस बार भारत की तरफ से अंडमान के पास एक नोतम वार्निंग को इशू किया गया। इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिट्रेसफा नाम की ट्विटर यूजर की तरफ से प्रेजेंट किया गया था, जिसमें बताया गया कि इस वार्निंग को अभी करीब 450 किलोमीटर के दायरे के ऊपर इशू किया जा रहा है और इसको 29 नवंबर से लेकर करीब 1 दिसंबर तक इशू किया गया। अब आमतौर पर पहले से तो ये बताना संभव नहीं होता है कि डीआरडीओ की तरफ से आखिरकार किस मिसाइल को टेस्ट करने की प्लानिंग किया जा रहा है। कभी कभी तुक्का लग भी जाता है, कभी कभी गलत साबित होता है। लेकिन इस बार जो वार्निंग को इशू किया गया था, इसके दायरे को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग होने की बात की जा रही है और यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल के एक एंटी वेरिएंट को शायद टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस रीजन में जहाँ पर इस नोतम वार्निंग को इशू किया गया, यहाँ पर जितने भी बार इस तरीके की वार्निंग को इशू किया गया वहाँ पर से ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट किया गया। और ये कोई एक्सपेरिमेंटल या डेवलपमेंटल टेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि जो इनिशियल डेवलपमेंटल टेस्ट किए जाते हैं उनको इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के आसपास टेस्ट किया जाता है और जो यूजर ट्रायल्स होते हैं उनको कई बार अंडमान के आसपास टेस्ट किया जाता है। अभी जो टेस्ट करने की बात किया जा रहा है, यहाँ पर ये ब्रह्मोस की एंटी वेरिएंट हो सकता है, जिसकी रेंज भी करीब 450 किलोमीटर तक होने वाली है। और हाल ही में जो चाइनीज वेसल इंडियन मिसाइल को ट्रैक करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में आए हुए थे, ये एक तरीके से उनको सिग्नल देने के लिए भी टेस्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर, और अभी हम एक ही हेडलाइन के अंदर दो अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो पीटीआई की तरफ से पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट में बताया गया कि आज भारत और मलेशिया के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज को शुरू किया गया, जिसका नाम हरिमायु शक्ति है और इसे अभी मलेशिया की पुलाई में कंडक्ट किया जा रहा है। एक्सरसाइज एक एनुअल एक्सरसाइज है और इसे सबसे पहले 2012 में कंडक्ट करना शुरू किया गया था और इसके बाद इसको रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है। इसमें भारत की तरफ से हमारी गढ़वाल राइफल पार्टिसिपेट करने वाली है, तो दूसरी तरफ मलेशिया की तरफ से उनकी रॉयल मलाई रेजिमेंट पार्टिसिपेट करने वाली है। और इस बार की जो एक्सरसाइज होने वाली है उसको स्पेशली जंगल कंडीशन में वहां पे करने का प्लान किया गया, जिसमें म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, कॉम्बैट प्लानिंग, जॉइंट ऑपरेशन जैसे और भी कई तरीके के एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाने वाला है। इसके बाद भारत की तरफ से भी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक जॉइंट एक्सरसाइज को आज से शुरू किया गया। इस एक्सरसाइज का नाम ऑस्ट्राहिन 22 है और इसे अभी राजस्थान में कंडक्ट किया जाने वाला है। इसे भी मंडे से ही शुरू किया गया और इस एक्सरसाइज को आने वाले 11 दिसंबर तक कंडक्ट किया जाने वाला है। ये भी लगभग सेम तरीके की एक्सरसाइज यहाँ पे होने वाली है, जिसमें लगभग सेम तरीके की एक्टिविटीज और ड्रिल्स को या कॉम्बैट ऑपरेशंस को कंडक्ट करने का प्लान किया गया। लेकिन फर्क इतना होगा कि इसको अभी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कंडक्ट किया जा रहा है, तो इसमें जंगल वॉरफेयर सिचुएशन नहीं बल्कि सेमी डेजर्ट कंडीशन में एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा। इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से डोगरा रेजिमेंट के जवान पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनकी 2nd डिवीजन की 13 ब्रिगेड पार्टिसिपेट करने वाला है। अगला अपडेट 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर, और अभी हम पाकिस्तानी एयरफोर्स की 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप सब जानते हैं कि हमारे दो मेजर राइवल हैं, चाइना और पाकिस्तान है, और इनमें से चाइना के पास अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद है और अभी एक नहीं बल्कि चाइना अलग से 2-3 एयरक्राफ्ट को डेवलप भी कर रहा है, जिसमें से एक को वो पाकिस्तान को भी पहले से ऑफर कर चुके थे, जिसका नाम J-31 है। लेकिन बजट की कमी होने की वजह से पाकिस्तान इसमें आज तक इन्वॉल्व नहीं हो पाया, इसको एक्वायर नहीं कर पाए हैं। और बाकी अगर पाकिस्तान की खुद की इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करें तो इसका नाम प्रोजेक्ट एजम था और ये भी अभी तक ड्राइंग बोर्ड स्टेज में ही रहा है, जो कि आगे बढ़ेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते थे कि पाकिस्तान के पास आने वाले 10 से 15 सालों तक कोई भी 5th जनरेशन फाइटर नहीं होने वाला है, जबकि
आने वाले 7 से 8 सालों में हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर मौजूद होगा। हम एमका को इंडक्ट करना चालू करने वाले हैं, तो हमारे पास पाकिस्तान के मुकाबले काफ़ी एडवांटेजेस हो जाएगा। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि टर्की की तरफ से अभी पाकिस्तान को अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट को ऑफर किया जा रहा है। और आप सब जानते हैं कि हाल ही में टर्की की तरफ से अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट, इसको TF-X कहा जा रहा है, इसको पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपो में डिस्प्ले किया गया था। और इसके बाद टर्की की तरफ से अभी पाकिस्तान को इसकी जॉइंट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करने का प्रपोजल दिया गया था। और इनकी पहली टेस्ट फ्लाइट को भी टर्की की तरफ से 2025 में कंडक्ट करने का प्लान किया जाए और इसको लगभग 2030 के आसपास ऑपरेशनल करने का रखा गया है, जो कि लगभग एमका के टाइमलाइन के साथ ही सिमिलर होने वाला है। तो अभी आप कह सकते हैं कि भारत के एमका को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के पास एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है, जो कि वो चाहे तो टर्की के साथ इस फाइटर जेट को डेवलप करने की या मैन्युफैक्चर करने के लिए खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि अभी पाकिस्तान की तरफ से इसके लिए फंड्स को एलोकेट करने की कोशिश किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।